वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो देखो, जो कल आपका एग्जाम हुआ था UIIC में असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था, उसके ये किसी ने मुझे एक स्टूडेंट से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं, तो उसको जितने भी क्वेश्चंस याद थे उसने मुझे सेंड किए हैं। ठीक है, जो भी लैंग्वेज में उसको याद थे। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम होने वाला है, एक AO का भी आपका एग्जाम होने वाला है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, तो सिलेबस वहां पे भी आपका सेम है। तो इसीलिए हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं कि मे बी अगर यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या फिर आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे और ज्यादा जोर देना है। एंड यहाँ पे कुछ एक दो नए क्वेश्चंस भी आए हैं जो टॉपिक आपके सिलेबस में गिवन नहीं था, लेकिन फिर भी वहां से क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसके अलावा इन क्वेश्चंस के अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन रिमेंबर है तो आप वो भी मुझे टेलीग्राम पे DM कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया था वो था कि व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर न्यू स्लाइड। शॉर्टकट की से यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे शॉर्टकट की फॉर न्यू स्लाइड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड नहीं आएगा ये क्योंकि स्लाइड पावर पॉइंट में होती है, तो यहाँ पे पावर पॉइंट आया होगा। तो पावर पॉइंट के अंदर न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की क्या होती है। तो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन 2 हो सकता है, या तो आप एकदम न्यू स्लाइड एक नई ब्लैंक प्रेजेंटेशन की शॉर्टकट की पूछ रहे हो। यहाँ पे अगर यहाँ पे पावर पॉइंट है तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, Ctrl+N। Ctrl+N क्या होती है, एक नई प्रेजेंटेशन ओपन करने की शॉर्टकट की होती है। अगर ये वर्ड की बात हो रही है तो यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट आएगा, तब आपका Ctrl+N क्या हो जाएगा, एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करने की शॉर्टकट की हो जाएगी। ठीक है, अगर ये पूछे कि आपकी एक प्रेजेंटेशन पहले से ही ओपन है एंड फिर उसके अंदर आपको एक नई स्लाइड ऐड करनी है, क्वेश्चन में फर्क है। Ctrl+N से नई प्रेजेंटेशन ओपन होती है, लेकिन अगर आपकी प्रेजेंटेशन ओपन है और उसमें आपको एक स्लाइड ऐड करनी है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है वो एक बार आपको देखनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं आपको जितने भी ऑप्शंस बन सकते हैं वो सभी बता रही हूँ। तब आपकी शॉर्टकट की हो जाएगी Ctrl+M। ठीक है, Ctrl+M शॉर्टकट की किसकी है, आपकी ओपन प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड ऐड करने के लिए, वो क्या हो गई आपकी Ctrl+M। हाउ मेनी फंक्शन कीज ऑन द कीबोर्ड, तो यहाँ पे 12 फंक्शन की होती है। एंड मैंने आपको शॉर्टकट कीज में हर फंक्शन की का जो भी यूज होता है वो भी आपको करवाया था। अ लैंग्वेज इन फॉर्म ऑफ 0 and 1 इज नोन एज। तो ये जो क्वेश्चन है ना, मैं जब कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट करती हूँ तब भी मैं हर क्लास में बताती हूँ कि आपके कंप्यूटर जो है वो केवल 0 और 1 की भाषा समझता है। एंड 0 और 1 का मतलब होता है यहाँ पे 2 डिजिट्स है, इसको हम क्या बोल देते हैं, बाई बोल देते हैं। 2 का मतलब क्या होता है, बाई। एंड यहाँ पे कंप्यूटर में ये लैंग्वेज क्या कहलाती है, बाइनरी लैंग्वेज कहलाती है। बाइनरी लैंग्वेज ऑप्शन में नहीं है तो मशीन लैंग्वेज मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या होती है आपकी बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ये होती है जो 0 और 1 की लैंग्वेज होती है, केवल 0 और 1 इसके अंदर समझ में आता है। ठीक है, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज इसको हम बोलते हैं। अगर लैंग्वेज की बात आई है तो लैंग्वेज टोटल हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, कहीं कहीं पे आपको 3 टाइप्स की भी मिलेगी, लेकिन ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा। जो जनरली 2 टाइप्स की है वो होती है आपकी लो लेवल लैंग्वेज और होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। इसके अलावा अगर 3 टाइप्स की हम बात करते हैं तो एक होती है लो लेवल लैंग्वेज और एक बीच में आ जाती है आपकी मिडिल लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये 3 टाइप की हमारे पास लैंग्वेज होती है। अब इन तीनों लैंग्वेजेस में क्या फर्क है वो यहाँ पे देखो, क्योंकि अगर यहाँ पे बाइनरी लैंग्वेज पूछा गया है तो मे भी आपके AO के एग्जाम में दूसरी लैंग्वेज पूछ ली जाए। लो लेवल लैंग्वेज, यहाँ पे देखो, लो लेवल लैंग्वेज के अंदर भी 2 कैटेगरीज आती है, एक होती है आपकी असेंबली लैंग्वेज और एक होती है आपकी मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज आपको पता है जो 0 और 1 की फॉर्म में होती है, वो क्या हो गई आपकी मशीन लैंग्वेज हो गई। एंड जो असेंबली लैंग्वेज होती है ना, इसके अंदर हम थोड़े बहुत इंग्लिश के वर्ड्स यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे उन इंग्लिश वर्ड्स के लिए जो एक टर्म्स आई है ना, वो होती है आपकी मैनियमोनिक्स। क्या बोलते हैं इसको, हम मैनियमोनिक्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज प्योरली इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में कुछ हद तक इंग्लिश के वर्ड्स आ गए, जैसे कि ऐड करने के लिए आपका ऐड कीवर्ड यूज हो गया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के लिए सब हो गया, डिवीजन करने के लिए DIV यूज होता है। तो इसीलिए यहाँ पे इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, मैनियमोनिक्स कहते हैं। अगर कहीं पर भी आपको मैनियमोनिक्स लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब वो असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज किसका पार्ट है, लो लेवल लैंग्वेज का एक पार्ट है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज हो गई। उसके बाद हमारी कौन सी आई, मिडल लेवल लैंग्वेज, इसमें इंग्लिश के और वर्ड्स ऐड हो गए। एंड देन लास्ट में हमारी आती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर पूरी तरह से इंग्लिश के वर्ड्स ऐड हो जाते हैं। जो आज की डेट में एक प्रोग्रामर काम करता है वो हाई लेवल लैंग्वेज पे काम करता है। अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो C लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, जावा, पाइथन,
ये सारी क्या है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के और नाम बताओ, तो कुछ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम है जैसे कि फोर्ट्रैन, पास्कल, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट, ये सब क्या है आपके हमारे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ नाम है। तो यहाँ पे देखो हो गई। अब ये तो मैंने आपको लैंग्वेज के बारे में बताया, अब इसी के साथ में ट्रांसलेटर के बारे में भी सुन लो। ट्रांसलेटर क्या होता है? ट्रांसलेटर जैसे कि एक इंटरमीडिएरी का काम करता है, ये एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हम किसी भी लैंग्वेज में लिख ले, ये क्या है आपका यूजर है और ये क्या है आपका कंप्यूटर है। कंप्यूटर को समझ में आ रही है मशीन लैंग्वेज मतलब कि 0 और 1। अब यूजर किसी भी लैंग्वेज को यूज कर ले, कंप्यूटर को 0 और 1 में ही चाहिए। तो यूजर वाली लैंग्वेज को इस 0 और 1 में कन्वर्ट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट हुई? ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट हुई। टोटल कितने ट्रांसलेटर होते हैं? टोटल 3 ट्रांसलेटर होते हैं। एक होता है कंपाइलर, दूसरा है आपका असेंबलर और तीसरा है आपका इंटरप्रेटर, ठीक है। अब ये असेंबलर तो नाम से ही पता चलता है कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन बदलेगा? असेंबलर बदलेगा, ठीक है। जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर है ये आपके हाई लेवल लैंग्वेज के लिए आए हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन बदलेगा? या तो कंपाइलर बदलेगा या इंटरप्रेटर बदलेगा। अब वो स्टेटमेंट में डिफरेंस देगा। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में अगर क्वेश्चन है तो आपकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से आएगी कि कौन सा जो ट्रांसलेटर है वो हाई लेवल लैंग्वेज को या फिर सोर्स कोड को पूरी तरह से या फिर कंप्लीटली एक ही बार में पूरे एंटायर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है या फिर ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है, तो वो है आपका कंपाइलर। कंपाइलर यहाँ पे देखो जो यूजर जो कोड लिखता है उसको बोलते हैं सोर्स कोड, एंड जो ये मशीन लैंग्वेज का कोड है इसको हम बोल देते हैं ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। तो ये भी टर्म्स याद रखना। कंपाइलर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है, लेकिन एक बार में, चाहे इसके अंदर 100 लाइन हो या 1000 लाइन हो, पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में चेंज करेगा अगर उसमें कोई एरर नहीं है तो, ठीक है। एरर आया तो आपको एरर करेक्ट करना पड़ेगा। इंटरप्रेटर क्या करता है? चाहे एक लाइन हो 1000 लाइन हो, ये 1 बाय 1 कन्वर्ट करेगा, लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में। अगर उसको पहली ही लाइन में एरर मिल गया तो वो सेकंड लाइन पे नहीं जाएगा। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट लाइन का एरर करेक्ट करना पड़ेगा, देन वो सेकंड लाइन पे जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका लैंग्वेजेस और ट्रांसलेटर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस है। क्योंकि यहाँ पे असिस्टेंट के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो मे भी आपके एओ के एग्जाम में आ जाए। ये वैसे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा गया है तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो फाइंड असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम बिलो ऑप्शंस। तो ये यहाँ पे इसने दिया हुआ है यूनिट्स ऑफ मेमोरी। अब जब मैंने आपको मेमोरी करवाई थी तो मैंने यूनिट्स ऑफ मेमोरी भी बताई थी। तो यहाँ पे देखो असेंडिंग ऑर्डर बताना है। सबसे छोटी होती है यूनिट बिट, उसके बाद होती है आपकी यहाँ पे बाइट, ठीक है, 1 बाइट एंड बिट और बाइट के बीच में एक निबल भी आ जाता है। फिर बिट बाइट के बाद आता है आपका किलोबाइट, फिर आता है आपका मेगाबाइट, उसके बाद आता है आपका गीगाबाइट, ठीक है, फिर आता है आपका टेराबाइट, देन आता है आपका पीबी पेटाबाइट, ठीक है। तो ये इसके असेंडिंग ऑर्डर की सीरीज है। एक बार मेमोरी ऑफ यूनिट्स को देख लेना। विच इज द सेकंड लैंग्वेज, एंड इस तरह से भी पूछ सकता है अगर ये आपसे पूछे कि इसमें कितनी बाइट्स वगैरह होती है या फिर 2 की पावर में पूछे तो देखो किलोबाइट में 2 की पावर 10 होती है, मेगाबाइट में 2 की पावर 20 होती है, ठीक है। उसके बाद गीगाबाइट में 2 की पावर 30 होती है, फिर टेराबाइट में 2 की पावर 40 होती है। टेरा का मतलब 40 है, गीगा का मतलब 30 है, मेगा का मतलब 20 है, किलो का मतलब 10 है, ठीक है। किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। पेटाबाइट का क्या हो गया? 2 की पावर 50 हो गया। इसके आगे की और सीरीज में बताऊं तो पेटाबाइट के बाद एक्साबाइट आता है, फिर जेटाबाइट आता है, फिर योटाबाइट आता है, फिर ब्रोंटोबाइट आता है, सबसे लास्ट में आपका क्या चल रहा है आजकल? जीईओपी बाइट चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी यूनिट्स ऑफ मेमोरी, 2 की पावर में पूछ सकता है। विच इज द सेकंड लैंग्वेज यूज्ड इन कंप्यूटर व्हेन मेड न्यूली। ये क्वेश्चन पूरा नहीं है तो यहाँ पे मे बी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आपकी जो सेकंड जनरेशन है उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी। तो जो आपकी सबसे कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें मशीन लैंग्वेज आई थी, कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन है उसके अंदर असेंबली लैंग्वेज आई थी, ठीक है। विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो यहां से आपको इनपुट डिवाइस निकालना है तो आपको पता है। तो यहाँ पे देखिए कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कीबोर्ड माउस इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है।
फिर यहाँ पे क्या है, आउटपुट डिवाइस भी सिलेक्ट करना है, लेकिन ऑप्शंस नहीं गिवन है तो ये मर्ज हो गया होगा, ठीक है। तो मतलब इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल आए हैं। शॉर्टकट की फॉर गो टू अनदर पेज फ्रॉम वन पेज इन वेब ब्राउजर। देखो वेब ब्राउजर में अगर आपको एक पेज नहीं आएगा, यहाँ पे ये टैब आएगा, ठीक है, क्योंकि ब्राउजर में जो बात होती है वो होती है टैब की। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाई एक टैब से दूसरे टैब पे अगर मूव करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात तो ये देखो कि आपकी जो ब्राउजर है, अगर आपको उसमें एक नया टैब ओपन करना है तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको एक नया टैब ओपन करना है तो उसकी नई शॉर्टकट की होती है Ctrl+T। वेब ब्राउजर के अंदर अगर आपको एक न्यू टैब ओपन करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+T, ठीक है। और अगर आपको नेक्स्ट टैब के अंदर जंप करना है, मतलब कि ये देखो ये आपके टैब्स है, आप यहाँ पे हो, ये आपका एक्टिव विंडो है, आपको यहाँ से इधर जंप करना है, मतलब दूसरे टैब के अंदर मूव करना है, आगे मूव करना है, तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ टैब। क्या होती है, कंट्रोल के साथ टैब या फिर कंट्रोल के साथ पेज डाउन की। ये तो हो गई नेक्स्ट टैब में मूव करने की। अगर आपको प्रीवियस टैब में जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट टैब और कंट्रोल पेज अप। समझ में आया। अगर आपको एक नया टैब ओपन करना है तो Ctrl+T हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको न्यू टैब, नेक्स्ट टैब के ऊपर जंप करना है, मतलब कि आपको जो पहले से ओपन टैब है उस पे जंप करना है तो कंट्रोल टैब इसकी शॉर्टकट की रहेगी या फिर कंट्रोल के साथ पेज डाउन। लेकिन अगर आपको प्रीवियस ओपन टैब पे जाना है तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट टैब या फिर कंट्रोल पेज अप, ठीक है। तो ये तो क्या हो गई, इस ब्राउजर से रिलेटेड हमारी कुछ शॉर्टकट कीज हो गई। चलिए आगे देखते हैं अब हम। इन विच शॉर्टकट की फॉर एडिंग ए न्यू पेज इन ऑफिस, तो ये आपका Ctrl+N रहेगा, ठीक है। इन विच इज नॉट ए कंट्रोल की, विंडो शिफ्ट ऑल्टर टैब स्पेस। तो यहाँ पे शायद ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कंट्रोल की नहीं है, ठीक है। तो विंडोज कंट्रोल की है, शिफ्ट भी एक कंट्रोल की होती है, ऑल्ट आपकी कंट्रोल की में आती है, टैब भी एक कंट्रोल की होती है, स्पेस आपकी कंट्रोल की नहीं होती। एंड अगर कैप्स लॉक की बात की जाए तो कैप्स लॉक आपकी टॉगल की होती है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हाइपरलिंक। देखो मैं काफी बार बताती हूँ कि हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की है वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है। जब भी मैंने ये शॉर्टकट कीज करवाई है तो मैं हाइपरलिंक को पहले ही बता देती हूँ कि हाइपरलिंक आपकी काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है और उसी के साथ एक स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की भी बार बार पूछी जाती है। तो हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है आपकी Ctrl+K, ठीक है। A threat which destroy or corrupt files from computer, hurricane, virus, toxins, thunder। तो यहाँ पे वायरस इसका आंसर रहेगा। सॉफ्टवेयर नीड्स टू रन और कमांड। तो यहाँ पे ऑप्शंस नहीं पता है क्या है, लेकिन उन्होंने अपना ऑप्शन भेजा है कि डिवाइस ड्राइवर को सिलेक्ट किया था। तो मे भी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर नीड्स टू रन और कमांड। तो अगर ये इस तरह से क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में कुछ भी आपको रन करना है तो उसके लिए आपको जो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है ना, वो जनरली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन में ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेक्ट रहेगा। डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर वे होते हैं कि जो, मान लीजिए आप एक प्रिंटर लेके आए हो, प्रिंटर के साथ आपके साथ उसके ड्राइवर भी आता है। तो प्रिंटर आपको कंप्यूटर को समझे, कंप्यूटर आपके प्रिंटर को समझे, उन दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश हो, इसीलिए डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि रन और कमांड की, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसका आंसर रहेगा अगर ये ऑप्शन में है तो। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो उसके अलावा ऑप्शंस हमें देखने पड़ेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पे फिर हम उसको चेक करेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एग्जाम में है, ऑप्शन में है या नहीं। विच इज द फंक्शन ऑफ प्रोसेसर। प्रोसेसर का फंक्शन पूछ रहा है, मतलब सीपीयू का फंक्शन पूछ रहा है। सीपीयू क्या काम करता है, सीपीयू यहाँ पे आपके जो डेटा है उसकी प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। उसके अलावा जो ऑप्शंस करेक्ट ज्यादा सही होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे, पर मेनली इसका काम क्या होता है, कंप्यूटर की में आपके डेटा की प्रोसेसिंग करना। करेक्ट स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो मैं आपको स्टेटमेंट्स पता होनी चाहिए। विच द कीबोर्ड लेआउट फ्रॉम बिलो। तो यहाँ पे कीबोर्ड लेआउट हमारे पास क्वेरिटी एक कीबोर्ड होता है जो जनरली हम यूज करते हैं। उसके अलावा एक डीवोरक कीबोर्ड भी होता है, ठीक है। एंड ये जो लेआउट है QWERTY क्यों है, क्योंकि अल्फाबेट्स की अगर आप कीबोर्ड में सीरीज देखो तो आपका QWERTY इसी तरह से अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं।
इन विच जनरेशन ट्रांजिस्टर यूज्ड, तो फर्स्ट जनरेशन में आपके क्या यूज होते थे, वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज होते थे, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड चिप यूज होती थी, फोर्थ जनरेशन में LSI VLSI होता था, फिफ्थ जनरेशन के अंदर ULSI होता है। सेमीकंडक्टर चिप मेड फ्रॉम सिलिकॉन की बनी होती है। थर्ड जनरेशन ईयर, अगर यहाँ पे देखो अब थर्ड जनरेशन ईयर, मैंने आपको ईयर याद रखने का एक तरीका भी बताया था। मान लीजिए कि फर्स्ट जनरेशन हमने 1942 से स्टार्ट की, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है। तो फर्स्ट जनरेशन अगर 42 से है तो ये 52 पे एंड होगी, सेकंड जनरेशन फिर 52 से 62 पे चलेगी, थर्ड जनरेशन फिर 62 से 72 पे चलेगी। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, 60 और 70 के बीच में आपकी थर्ड जनरेशन का ईयर आएगा। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर स्क्रीन स्प्लिटिंग, तो स्क्रीन स्प्लिट की शॉर्टकट की होती है कि देखो अगर आपको विंडोज के साथ हम एरो की का यूज करके स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। विंडो की के साथ राइट एरो यूज करोगे तो आपकी जो स्क्रीन स्प्लिट होकर राइट साइड में चली जाएगी, विंडो की के साथ लेफ्ट एरो यूज करोगे तो वो लेफ्ट में मूव करेगी, विंडो की के साथ अप एरो यूज करोगे तो अप पे जाएगी, वो डाउन एरो यूज करोगे तो डाउन एरो नीचे डाउन में जाएगी, ठीक है। तो स्क्रीन को हम इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। व्हाट इज द मेल सिस्टम फॉर माइक्रोसॉफ्ट, तो इसमें आउटलुक आपका मेल सिस्टम रहेगा, ये आंसर करेक्ट है। स्पेलिंग एरर एंड करेक्शन शॉर्टकट की आपकी F7 होती है, ठीक है। विच इज द सेकंड जनरेशन लैंग्वेज यूज्ड व्हेन कंप्यूटर मेड न्यूली, तो ये असेंबली लैंग्वेज, ये करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द फंक्शन टू मेक ए स्ट्रक्चर इन फ्लो चार्ट फॉर्मेट, तो ये मैं एक बार आपको फ्लो चार्ट का टॉपिक करवाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आपका फ्लो चार्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंग्वेज, तो यहाँ पे लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी ये सभी C++, C# लैंग्वेज है, आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस, तो AVG, कैस्परस्काई, मैकेफे, ये तीनों आपके क्या है, एंटीवायरस है, डिटो नहीं है यहाँ पे। इन विच जनरेशन AI इज यूज्ड, यहाँ पे देखिए डिटो एक वायरस है, ठीक है। इन विच जनरेशन AI इज यूज्ड, फिफ्थ जनरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कलेक्शन विच कैन बी इंसर्टेड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम और हार्डवेयर, तो यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं जो हम अलग से लेके कनेक्ट करते हैं। विच इज द मेजरमेंट ऑफ स्क्रीन रिजोल्यूशन, तो देखो स्क्रीन रिजोल्यूशन या डिस्प्ले रिजोल्यूशन की बात आए तो आपकी यूनिट होती है PPI, ठीक है, पिक्सल्स पर इंच। जो डॉट्स पर इंच होती है DPI, वो प्रिंटिंग में यूज होती है, प्रिंटिंग की आपकी जो प्रिंटर की अगर हम क्वालिटी की बात करें तब आपकी DPI यूज होती है, ठीक है। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। अब यहाँ पे एक जो टॉपिक रह जाता है फ्लो चार्ट का, हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो सबसे पहली बात कि एल्गोरिदम क्या होती है। एल्गोरिदम होती है स्टेप बाय स्टेप मेथड, ठीक है। एल्गोरिदम क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप मेथड होती है। किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो स्टेप बाय स्टेप एक मेथड होते हैं, एक सेट ऑफ सीक्वेंस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं, ठीक है। एल्गोरिदम की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछी जाए तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है प्रिसीजन, इसका मतलब क्या हुआ, स्टेप्स आर प्रिसाइजली स्टेटेड और डिफाइंड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी आपके स्टेप्स होंगे वो सही से डिफाइन होने चाहिए। यूनिकनेस होनी चाहिए, मतलब कि जो भी आप स्टेप लगा रहे हो, रिजल्ट ऑफ ईच स्टेप आर यूनिकली डिफाइंड। फाइनाइटनेस होनी चाहिए, द एल्गोरिदम ऑलवेज स्टॉप्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, एंड एक इनपुट होनी चाहिए और उसकी एक आउटपुट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपके एल्गोरिदम की हमारी यहाँ पे बात हो गई। जब आप एल्गोरिदम को ड्रॉ कर लेते हैं, एल्गोरिदम को क्रिएट कर लेते हो, फिर उस एल्गोरिदम को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। एल्गोरिदम को आपने किस में कन्वर्ट किया, एल्गोरिदम को हमने रिप्रेजेंट किया फ्लो चार्ट की फॉर्म में। फ्लो चार्ट क्या होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। It is a diagram made up of some shapes that connected by arrow, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लो चार्ट है वो क्या है, आपके एल्गोरिदम की एक रिप्रेजेंटेशन है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि इसके अंदर हम डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ सिंबल्स होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि ओवल सिंबल। ओवल सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टार्ट और एंड को रिप्रेजेंट करता है। एरो, एरो एक लाइन कनेक्टर है, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है, पैरेललोग्राम से हम इनपुट और आउटपुट को शो करवाते हैं। रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। एंड डायमंड शेप आपकी डिसीजन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये आपके फ्लो चार्ट के सिंबल है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। रेक्टेंगल प्रोसेस, डायमंड डिसीजन, पैरेललोग्राम इनपुट और आउटपुट, एरो कनेक्टर है, ओवल स्टार्ट और एंड। इसके अलावा और भी सिंबल्स होते हैं, लेकिन ये आपके मेन है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमने यहाँ पे पेपर को डिस्कस कर लिया है। क्लास अच्छी लगी तो जरूर शेयर कर देना। थैंक यू।